Welcome to Physics Aboard. This is third lecture on the human eye and the colorful world. और इस लेक्चर में मैंने अपने हाथ में चौक नहीं पकड़ा हुआ है बल्कि अपने हाथ में दो पेन लिया हुआ है। इससे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि जो नेचर ने हमें दो आँखों के फॉर्म में जो प्रीशियस गिफ्ट दिया है वो कितना ख़ास है। अगर ये दो आँखें नहीं होकर सिर्फ एक आँख होती तो हमारे लिए प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती थी और इन दो आँखों के होने की वजह से ये हमारे काम को या हमारे देखने को कितना आसान बना देती है। अगर आपको कहा जाए कि अपनी दोनों आँखें खुली रखिए और इस पेन के टिप को मैच कराइए तो ये आपके लिए कितना आसान काम होगा। जस्ट आप यहाँ देखना शुरू करेंगे और इसे आसानी से मैच करा देंगे। लेकिन अब आपको कहा जाए कि सिर्फ एक आँख खोलिए और एक आँख बंद रखिए और तब जाकर मैच कराइए इसके टिप को। चलिए मैं अपनी दाहिनी आँख बंद करता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब आप इसको मैच कराइए। नहीं कर पाया, फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। नहीं कर पाया, फिर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नहीं कर पाया। ठीक है, अब कहा जाए कि अपने राइट हैंड में इस पेन को पकड़े रहिए और एकदम आप इसे 180 डिग्री पर यहाँ से रखिए। अपनी दाहिनी आँख बंद कर लीजिए और दाहिनी आँख बंद करने के बाद आप अपनी बाईं आँख से, लेफ़्ट आई से इसे देख कर बताइए कि क्या आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। चलिए दाहिनी आँख यानी राइट आई को क्लोज़ कर लेते हैं और हेड भी रोटेट नहीं करना है, विदाउट रोटेटिंग द हेड। अब आपके लेफ़्ट आई की जो भी रोलिंग कैपेसिटी है आप उसको यूज़ कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं ना, आपके राइट साइड में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, विदाउट रोटेटिंग द हेड you are unable to see what lies to your right side। दो एक्सपेरिमेंट हो गया। एक तो आप ये मैच नहीं कर पा रहे हैं जब एक आँख आप क्लोज कर लेते हैं, और दूसरे कि अगर हेड रोटेट नहीं कर पाते हैं या पूरे बॉडी को रोटेट नहीं कर पाते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आई क्लोज करके आप उस डायरेक्शन में रखी हुई चीज़ को नहीं बता सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इज़ दैट ओके? सो दो आँखों के होने का फ़ायदा समझिए। एक तो ये कि ये डिस्टेंस को एग्जैक्टली एस्टिमेट करके बता सकती है या डिस्टेंस को आसानी से मैच कर सकती है। कितनी डेप्थ है, क्या डिस्टेंस है, ये उसे एग्जैक्ट क्या करती है, एस्टिमेट कर लेती है। इज़ दैट ओके? बताने का मतलब एस्टिमेशन मैं कह रहा हूँ। नाउ अगर आप दाहिनी तरफ, जैसे कि मैंने कहा कि एक राइट आई क्लोज कर लीजिए और अपनी राइट साइड में रखी हुई चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आपने लेफ़्ट आई को रोल किया विदाउट रोटेटिंग द हेड, तो साइंस ये कहता है कि अगर एक आई को आप रोल करना चाहें तो वो 150 डिग्री तक हॉरिजेंटली आप उतने वाइड व्यू को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आईज़ को खोलकर आप रोटेट करना चाहें तो आप 180 डिग्री तक वाइड व्यू कवर कर सकते हैं। और आपने देखा डिस्टेंस को कितनी आसानी से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। सो हो गया ना ये दो फ़ायदा, और ये दोनों होने से हमारे जो देखने की जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई कि एक तो डिस्टेंस हम आसानी से एस्टिमेट कर पा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी को समझ पा रहे हैं, स्पीड हमें पता चल जाती है कि कितनी तेज़ी से हमारी तरफ दाहिनी साइड से आ रहा है या बाईं साइड से आ रहा है, फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट समथिंग इज अप्रोचिंग एंड विथ व्हाट स्पीड।
हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज़। सो नेचर ने ऐसे ही हमें दो आँखें नहीं दी हैं। हमारी आँखें एक बेहद कीमती क्या है, एपरेटस हैं, यानी जिस बेशकीमती आप कहें, प्रीशियस, जैसा मैंने इंट्रो में ही बताया। तो ये एक बेहद ब्यूटीफुल और प्रीशियस गिफ्ट है फ्रॉम द नेचर। बहुत एक्यूरेट एपरेटस की तरह काम करता है और बहुत वाइड व्यू देख सकता है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं। जितने भी क्रिएचर पाए जाते हैं उन सबों में हमसे भी ज़्यादा एक्यूरेसी है, लाइक हॉक्स आई, यानी बाज या ईगल की कैटेगरी में जो भी आता है वो हमसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डिस्टेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि ईगल्स या हॉक्स कितनी आसानी से एस्टिमेशन करके और अपने प्रे शिकार पर हमला करते हैं और उसे लेकर उड़ जाते हैं। उसी तरह हमारी आइज़ 180 डिग्री तक वाइड व्यू को कवर कर सकती है, लेकिन क्या ये डियर की आई से भी ज़्यादा है? उससे ज़्यादा वाइड व्यू कवर कर सकती है? बिल्कुल नहीं। डियर की जो वाइड व्यू है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। वो हेड को बिना रोटेट किए अपने पीछे से आ रही चीज़ों के बारे में भी आसानी से पता कर सकती है देखकर। सो बहुत अच्छा एपरेटस है हमारा आइज़, लेकिन हम अंडर द वाटर देखने में कामयाब नहीं हैं। अगर अपने दोनों आइज़ को ओपन करके ऐसे ही अंडर द वाटर देखने की कोशिश करें तो जितना हम नॉर्मली ऐसे देख पाते हैं वहाँ आसानी से हम नहीं देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम डार्क नाइट में देखने की कोशिश करें तो हमारी आइज़ इफ़िशियंटली नहीं देख सकती हैं। ट्वाइलाइट हो, एकदम मध्यम रोशनी, तो उसमें भी आप बहुत सारे कलर्स के शेड्स को पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक प्रीशियस गिफ्ट है, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बता दिया। सो दो आइज़ के होने का फ़ायदा ये है कि ये हमें एक वाइड व्यू और डिस्टेंस को अच्छे से समझने में मदद करती है। जिनकी आँखें नहीं हैं नेचुरली या किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गई हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर जिनकी आँखें हैं और किसी कारण से डेथ हो जाती है और डेथ किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होती है या एट अ सडन हो जाती है, तो वैसे लोग चाहें तो अपने आइज़ को डोनेट कर सकते हैं आई बैंक में। इससे क्या होता है, इससे वैसे हेल्दी लोग जिनकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो अब देख नहीं सकते हैं, डॉक्टर्स जो आपने आई डोनेट किया है उसके हेल्प से वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं, यानी आई ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जो डोनेट कर रहे हैं उनको। अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग बाय द वे भगवान न करे किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो चाहें तो अपनी आई को विल एक लिख कर जाएँ, डॉक्टर्स की टीम आएगी या हॉस्पिटल ले जाएगी और वहाँ उनके आई को ऑपरेट करके निकाल लेगी। ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और इससे कोई हमारे चेहरे पर डिसफिगरमेंट भी नहीं होता है। सो आई डोनेशन कर देने से सोचिए उन लोगों की ज़िंदगी कितनी कलरफुल हो जाएगी जो किसी वजह से अपने आइज़ को या किसी एक आई को खो चुके हैं। सो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसा वॉ कर सकते हैं
ऐसा एक प्रण ले सकते हैं कि चलिए किसी की ज़िंदगी कलरफुल बना दी जाए। इट्स ओके। अब आइए, 2 आइज़ है, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि 2 आइज़ है तो 2 रेटिना भी है हमारे पास, और 2 रेटिना है तो किसी ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, 2 अलग अलग रेटिना में उसका इमेज बन जाना चाहिए। और ऐसे में तो ये होना चाहिए था कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट का 2 इमेज दिखाई देता। लाइक कि अगर आपने ये पेन राइट हैंड में थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड पकड़ा हुआ है और ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको 2 पेन नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। भले ही राइट आई से एंगल, चूँकि ये देखिए कुछ सेंटीमीटर्स के फासले हैं यहाँ पे, तो राइट जो आई है उससे एंगल कुछ और बन रहा है इस पेन का, और लेफ्ट आई से एंगल कुछ और बन रहा है। तो रेटिना में भी तो वो अलग अलग पोजीशन पे एंगल चेंज होने के कारण बनना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, ह्यूमन आई एक बाइनोकुलर की तरह काम करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, रेटिना पर अलग अलग इमेज बना रहा है और सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, अलग अलग एंगल पर वो इमेज बन रहा है, और रेटिना उसे समझ रहा है कि वो वहाँ पर ऐसे एक डिग्री से डिफर कर गया है। रेटिना पे अलग अलग एंगल से ये इमेज बन रहा है, बट वो अलग एंगल पर होने के बावजूद भी जो सिग्नल ब्रेन को ट्रांसमिट कर रहा है, सिग्नल ब्रेन में जाते ही एक परसेप्शन वो तुरंत क्रिएट कर लेता है कि अरे ये ऑब्जेक्ट एक ही है। तो 2 आई होने के ये जो आपको समझ में आने चाहिए कि रेटिना अलग अलग होने से नुकसान होगा, नहीं। ये क्या है, ह्यूमन आई अपने वो रेडियल उसको पोजीशन को, जो रेटिना में इमेज बन रही है उसकी रेडियल पोजीशन को खुद से एडजस्ट करके वो इमेज एक ही जगह एक ही पॉइंट पर रेटिना में बनाती है और उस सिग्नल को भेज देती है, और आई से भेजे हुए सिग्नल का परसेप्शन ब्रेन में बनता है और वो प्रोसेसिंग करके हमारी जो समझ है उसको समझा देता है कि ऑब्जेक्ट एक ही है। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें 2 अलग अलग रेटिना पर आइज़ के 2 अलग अलग इमेज बन रहे हैं, वो इकट्ठा एक ही दिख रहे हैं हमको, इस प्रोसेस को कन्वर्जेंस कहते हैं। रेडियल एडजस्टमेंट ऑफ द फिगर फॉर्म्ड ऑन रेटिना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आई डोनेशन के लिए आई बैंक्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, डॉक्टर्स आते हैं और फिर वो अपना जो भी सर्जिकल प्रोसेस है उसे फॉलो करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो आइज़ के साथ डील करते हैं, मीन्स इन मेडिसिन द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीजेज इज़ नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी। यानी अगर आप आइज से रिलेटेड, उनकी डिजीज़ से रिलेटेड, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके फंक्शन से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच जो मेडिसिन का है वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। सो ऐसे जो एक्सपर्ट या डॉक्टर हैं जो मेडिसिन में इस चीज़ की स्टडी करते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ओके, बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं प्रिज्म के फंक्शन को, रेफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म जनरली ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका जो व्यू हम यूज़ करते हैं वो ट्रायंगुलर इस तरह से यूज़ करते हैं। आपने प्रिज्म अपने लैब में ज़रूर देखा होगा, वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये रहा आपका प्रिज्म। ओके, ये साइड व्यू रेक्टेंगुलर और ये भी साइड व्यू रेक्टेंगुलर, और सामने से ये जो मैंने आपको
अभी बताया है वो ये पोर्शन, ठीक है। मीन्स अगर इसको भी थोड़ा सा शेड कर लें तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, और उसी तरह बेस भी आपको रेक्टेंगुलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस रहते हैं, ठीक है। और जब भी आप फिगर बनाते हैं तो प्रिज्म का सिर्फ यही पोर्शन आप लेते हैं जो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में होता है। अगर इसके साइड व्यू को देखने की, ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं तो साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये रहा साइड व्यू। इज दैट ओके? तो प्रिज्म कुछ ऐसा इन जनरल दिखता है। अब इसमें प्रिज्म में सबसे पहले समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म में ये पोर्शन जो है, दो अलग अलग पोर्शन को देखिए, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन और ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, और उनके जो ये मीटिंग पॉइंट है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर से, ठीक है, ये दो अलग अलग पोर्शन के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इसे जनरली कैपिटल ए लेटर से डिनोट करते हैं। सो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। नाउ देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जब भी आप प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो ओनली दिस फ्रंट पोर्शन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन और ओनली दिस फ्रंट पोर्शन इज ड्रॉन इनटू फिगर। नाउ अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से एंटर कर रही है तो इस पोर्शन पर ये देखिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए एयर है और यहाँ क्या है, ग्लास है ये, और ये दोनों फेस किसी एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड है, जिसे क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, क्या ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है ना, उसकी तरफ बेंड करेगा, बिल्कुल बेंड कर जाएगा, और बेंड करके मान लीजिए ये यहाँ चला जाता है। ओके, अब फिर से आप एक नॉर्मल इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लीजिए। ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, डेंसर से रेयरर किधर जाएगा, ये चला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लीजिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इमर्जेंट रे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। ओके, अगर आप इंसिडेंट रे को अनडेविएटेड लेकर जाते तो कुछ ऐसे चली जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर अनडेविएटेड आप ड्रॉ करते तो आप देख लीजिए कि अब कितना ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया है, जो आपने इंसिडेंट रे सीधा प्रोजेक्ट कर दिया था, और वो रे जो रिफ्रैक्शन के बाद इमर्ज हो रही है दो अलग अलग फेस पर, और दोनों फेस किसी पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन है। तो जब एयर मीडियम से ग्लास और फिर ग्लास से एयर मीडियम में जा रही है तो ये इंसिडेंट रे जो इमर्ज कर रही है वो किधर मुड़ जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ गिवन प्रिज्म। इमर्जेंट रे किधर मुड़ जा रही है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द गिवन प्रिज्म। ओके,
अब देखिए यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने लिया था और यहाँ पर एक स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ना होगा आपको। जब आप इंसिडेंट रे को अनडेविएटेड ड्रॉ कर देते हैं और इमर्जेंट रे जो अब बाहर की तरफ निकल रही है, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है और वो एंगल क्या कहलाता है? दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएट कर गया कोई रे फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, वो क्या कहलाएगी? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाती है और डिनोट करते हैं इस डेल्टा लेटर से। सो ये क्लियर हो गया आपको कि जब किसी ग्लास प्रिज्म से, ग्लास कैसा? ट्रांसपेरेंट, अगर कोई इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर फेस पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रेफ्रैक्ट करती है और रेफ्रैक्ट करके फिर वो दूसरे फेस पर जाती है, वहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होता है और वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द गिवन प्रिज्म। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या था? एंगल ऑफ प्रिज्म था। अब यही जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इस लेवल पर हम लोगों को उसी के आसपास रहना है। जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, लाइक दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर यहाँ से चल कर गया, फिर ये कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, जिसको रिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे। फिर आप बहुत सारे एंगल्स को रिलेट करके देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो निकल रहा है और ये, ठीक है, यानी बहुत सारे एंगल्स को रिलेट करके आपको कई सारे रिजल्ट्स तक पहुंचना है। लेकिन इस लेवल पर हमारे काम के लिए सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन का हमें यूज़ करना है। तो ये हो गया, ये क्या आपने किया है? ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। लेट्स सी dispersion of light through glass prism। मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है हमारा और इससे एक बीम ऑफ वाइट लाइट, क्या है? बीम ऑफ वाइट लाइट, बीम ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट जो होता है वो मिक्सचर होता है 7 कलर्स का। वाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। इसके बारे में बहुत सारी एविडेंस हैं, या बहुत लोगों ने कंफर्म किया था, लेकिन सर आइजैक न्यूटन का जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। न्यूटन्स डिस्क के थ्रू, न्यूटन्स डिस्क में एक डिस्क लेते हैं और उसमें 7 पार्ट्स में उसे डिवाइड करके और 7 कलर्स को अरेंज कर देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और इसको एक व्हील पर सेट करके रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो एक सर्टेन रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन द व्हील appears, it appears white। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है। वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, आफ्टर रोटेशन इट appears white। एक चीज़ ये समझना ज़रूरी था। दूसरे ये कि ये जो बीम ऑफ लाइट भेजा है, मान लेते हैं कि उसका सोर्स एक ही है। अगर सोर्स एक ही है जिससे ये भेज रहे हैं और एक ही बीम है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। इस बात को फिक्स कर लीजिए अभी माइंड में, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। अगर सोर्स चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अलग अलग सोर्सेज से बीम ऑफ लाइट भेजेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम फिक्स रख रहे हैं, एक ही सोर्स से सेंड कर रहे हैं। नाउ
यहाँ पर जब वो इंसिडेंट हुई, ऐसे तो सीधे निकल जाना चाहिए था इसको, अनडेविएटेड अगर निकलती तो इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि अनडेविएटेड जा रही थी। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि रेफ्रैक्शन शुरू हो जाता है और इसके कारण ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर गई, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और यहाँ से फिर डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना शुरू कर गई। सामने जब स्क्रीन लगाया हुआ था उस पर देखा गया तो यहाँ वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो और ये ऑरेंज और ये रेड, यानी सबसे ऊपर कौन था? रेड था और सबसे नीचे कौन था? वायलेट था। यानी सबसे कम डेविएशन, ये है ना आपका एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड कलर का। और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है? देख लीजिए, ये डेल्टा आर एंड ये डेल्टा वी, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। अब देख पा रहे हैं कि सबसे लीस्ट डेविएटेड कौन है? रेड है, और सबसे ज़्यादा डेविएटेड कौन है? वायलेट है। अगर उसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए तो ये पता चलेगा कि कलर्स ऑफ वाइट लाइट, कलर्स ऑफ वाइट लाइट travels with different speed in the glass prism। ठीक है, ये तो कहना ठीक है कि चलो स्पीड अलग अलग है प्रिज्म के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस बात पर डिपेंड करती थी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये मीडियम है और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फिक्स है, तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है चेंज करेगी, तभी तो कम या ज़्यादा डेविएशन हुआ है। लेकिन उसको हम समझाना चाहते हैं आपको वेवलेंथ के थ्रू। आपने क्लास 9th में पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। सो ये तो साउंड का था, लेकिन वही चीज़ हम लाइट के लिए भी बोल सकते हैं। लाइट के लिए सी लेटर से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और फ्रीक्वेंसी को इन जनरल न्यू लेटर से डिनोट करते हैं, और ये वेवलेंथ लैम्डा लेटर से। ऑलरेडी मैंने बता दिया है सोर्स एक ही ले रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। देयरफॉर सी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इनटू लैम्डा। देयरफॉर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी स्पीड ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। अब देखिए, जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, रेड कलर्ड लाइट इज मैक्सिमम इन ऑल दिस 7 कलर्स, एंड वायलेट की वेवलेंथ लैम्डा इज लीस्ट अमॉन्ग these 7 colors। अब जाहिर सी बात है आपको इस फॉर्मूला से क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, और जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा उसकी डेविएशन कम होगी, क्योंकि बहुत स्पीड में ये चलकर और यहाँ से प्रिज्म के अंदर से निकल जाएगा। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ज़्यादा डेविएशन होता हुआ चला जाएगा। देयरफॉर आप क्लियरली अब समझ सकते हैं कि वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी प्रिज्म के अंदर, और जब सबसे ज़्यादा स्पीड होगी तो उसकी डेविएशन सबसे कम होगी, और यही कारण है कि उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है रेड कलर का। अब
यही फेनोमेना जो है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ड्यू टू refraction of the light through glass prism is known as dispersion of the white light। यानी ये फेनोमेना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है, या वाइट लाइट कहिए, ठीक है। यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म ड्यू टू रेफ्रैक्शन इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। और ये बैंड ऑफ 7 कलर्स जो है ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया है ये आपको? कई चीज़ें क्लियर हो गई। डेविएशन स्पीड के कारण रेड लीस्ट डेविएट कर रहा है और वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएट कर रहा है, ठीक है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक इन्वर्टेड प्रिज्म इसके सामने रख दिया जाए तो कैसा सिचुएशन होगा। ये जो स्प्लिटिंग के बाद और डेविएशन के बाद जो 7 कलर्स निकली है, अगर उसके सामने सेम क्वालिटी का यानी सेम मटेरियल का बना हुआ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म डाल दिया जाए इन्वर्ट करके, ये इन्वर्जन के बाद, ओके, तो ये क्या होगा? ये इसके अंदर जाएगा, सारे कलर्स इसके अंदर, अब क्या होंगे? इंसिडेंट होंगे, और इंसिडेंट होने के बाद ये मर्ज कर जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, किधर बेंड करेंगे? मान लीजिए एक मैं रिप्रेजेंटेशनल नॉर्मल खींच रहा हूँ, यहाँ पर भी आप खींच सकते हैं, हर पर खींच सकते हैं। किधर भागेंगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? ये सब में भागेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये अंदर जाकर एक जगह मर्ज होने लगेंगे। ये देखिए, ये एक जगह मिलना शुरू करेंगे। अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन से जा रहे थे और सब मिलना शुरू किए, और अंदर में ही ये सब मिल गए, और मिलने के बाद ये एक रे में कन्वर्ट हो गए, बीम में कन्वर्ट हो गए, नॉट रे, एक बीम में कन्वर्ट हो गए। और अब देखिए फिर यहाँ क्या हो रहा है? ये नॉर्मल है, और अब जब ये यहाँ से इमर्ज करेगा बाहर की तरफ तो क्या होगा? ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। इज दैट ओके नाउ? क्लियर है ये सारा सिचुएशन? फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो इमर्ज करके 7 कलर्स में निकल चुका था, ठीक है, डिस्पर्शन का फिनोमेना हो चुका था। अब एक इन्वर्टेड प्रिज्म डाल दिया है आपने, अब क्या होगा? उसमें सब क्या इंसिडेंट होगा? 7 कलर्स इंसिडेंट होगा। रेयरर से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल सब जाएगा, और सब जाकर एक पॉइंट पर क्या करेगा? मर्ज कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, और वहाँ से एक बीम ऑफ लाइट बनेगी, और जो बाहर फिर से इमर्ज करेगी तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या निकल गया? बीम ऑफ वाइट लाइट। क्या हो गया? ये बीम ऑफ वाइट लाइट हो गया। इससे क्या प्रूव हो गया? कि अगर 7 कलर्स को आप रिकम्बाइन कर देते हैं जो स्पेक्ट्रम में आपको मिला था ऑलरेडी इस पॉइंट पर, तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? वो फिर से वाइट कलर में चेंज हो जाता है। इससे ये प्रूव हो गया है कि वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, और 7 कलर्स को फिर से अगर रिकम्बाइन कर दिया जाए तो वो फिर से वाइट कलर में क्या कर जाएगा? कन्वर्ट कर जाएगा। जैसा कि न्यूटन डिस्क में आपने देखा था, रोटेट कर दीजिए हाई स्पीड से, जब रोटेट कर जाएगा एक लेवल के बाद वाइट दिखने लगेगा, फिर छोड़ दीजिए, धीरे धीरे 7 कलर अपीयर होने लगते हैं। इज दैट ओके? समझते हैं रेनबो के बारे में। द रेनबो, आपने अक्सर बारिश हुई हो उसके बाद सन जिस साइड होगा उसके अपोजिट साइड में, यानी रेनबो के फॉर्मेशन के लिए एक तो बारिश का होना ज़रूरी है, और जिधर सन की लोकेशन होगी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। तो आपने रेनबो ज़रूर देखा होगा, बहुत ही कलरफुल दिखाई देता है
और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि आकाश में कुछ अट्रैक्टिव पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें भी 7 कलर्स एक दूसरे से बिल्कुल मर्ज किए हुए रहते हैं। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं नेमिंग से, बो यानी वो जो एरो एंड बो होता है कुछ उस शेप में होता है। इसमें भी सबसे नीचे वायलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड। सबसे ऊपर रेड रहता है। आइए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। बारिश जब होती है तो अनकाउंटेबल बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। बिलियन ऑफ, ये मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। और मान लीजिए यहाँ सन लोकेटेड है और यहाँ से ये बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है। ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स पे। जब उन पर लाइट गिरता है यानी बीम ऑफ लाइट फॉल करता है, इंसिडेंट होता है, तो आप देखिए कि ये एक ही मैंने वाटर ड्रॉप लिया है। ये रे आया, इंसिडेंट होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। अब जानते हैं कि ये वाइट लाइट का बीम है, ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाएगा। तो स्प्लिट करेगा तो ये थोड़े से डेंसर मीडियम में आ गया है। वाटर ड्रॉप है ना, तो रेयरर से डेंसर में आया, तो डेंसर तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये सब थोड़ा सा इधर भागेगा। ठीक है, ये सातों कलर्स ऐसे बेंड करके इंटरनल इस सरफेस पे आ गए। अब जब इंटरनल इस सरफेस पे आ गए तो यहां पर क्या होता है, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होता है। at this portion, not point, at this portion reflection happens। यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाता है इस पॉइंट पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये सब यहाँ आ जाते हैं। ये 7 कलर्स के जो मिक्सचर हैं वो इस पोर्शन पे आ जाते हैं। ओके, इस पोर्शन पे आ गए। अब ये फिर से डेंसर मीडियम है, अब बाहर निकलेंगे रेयरर मीडियम में। तो रेयरर मीडियम में जब आएंगे तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर जब आएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएंगे। सो ये अवे अब कुछ इस तरह भाग रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वाटर ड्रॉप लिया है, 1 वाटर ड्रॉप। ठीक है, ऐसे ऐसे बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ऊपर रेड और नीचे वायलेट, सिर्फ एक मैंने लिया है। यहाँ भी रेड और ये वायलेट, एक ड्रॉप आपको समझाने के लिए लिया है। ऐसे ऐसे बिलियंस ऑफ ड्रॉप्स हैं और जब सभी के थ्रू ये फिनोमेना होता है, ये रिफ्रैक्शन और फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन और स्प्लिटिंग, आप जानते हैं क्या कहलाता है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो पहले इस पोर्शन पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रेयरर टू डेंसर। फिर रिफ्रैक्शन के बाद 7 कलर्स में टूट गया, डिस्पर्शन हो गया, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। और अब जब ऐसा ये बिलियंस ऑफ ड्रॉप्स के थ्रू होगा तो यही कलर आपको ये अपीयर होने लगता है। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे आप चले जाएं वायलेट हो जाता है। यहाँ पर भी सेम जो ग्लास प्रिज्म के थ्रू आपको बताया हुआ कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। दीज वाटर ड्रॉप्स of rain act like glass prism।
कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो ग्लास प्रिज्म जैसा बर्ताव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से आपको ये फेनोमेना देखने को मिल गया। और अब बहुत ही सुंदर एक आकृति आकाश में आपको दिखाई पड़ती है, बड़ी मनोरम, बहुत ही प्रीशियस साइट होता है ये देखना जब स्काई में रेनबो फॉर्म कर जाता है। नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट के थ्रू आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक चीज़ मुझे बतानी थी, वहीं पर बता देना था जब डिस्पर्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देख रहे थे, कि वाइट लाइट जब 7 कलर्स में टूटती है तो रेड सबसे ऊपर चली जाती है, डेविएशन उसकी सबसे लीस्ट होती है। तो अब यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं आसानी से कि रेड लाइट को क्यों सिग्नल्स के तौर पर, एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर क्यों यूज़ किया जाता है। वाई रेड लाइट, वाई रेड colored light is used as warning signal। क्लियर है? समझ लीजिए, सारे इसमें वही चीज़ है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो स्पीड भी सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से, यानी वेव की लेंथ, क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, वेव की लेंथ सबसे ज़्यादा होने की वजह से, इसीलिए सबसे ज़्यादा दूर तक विदाउट एनी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कहते हैं जब फॉग हो, मिस्टी सिचुएशन हो, धुंध जैसा बना हुआ हो, तो उसमें भी ये रेड लाइट, ये जो रेड कलर की लाइट है वो इधर उधर नहीं भागती है, बल्कि अनस्कैटर्ड स्ट्रेट लाइन में, अनस्कैटर्ड क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में बाकी 7 कलर से, यानी बाकी के जो 6 कलर्स हैं रेड को छोड़ के, उनसे ज़्यादा ये स्ट्रेट लाइन में सीधी सीधी काफ़ी दूरी तक आसानी से ट्रैवल कर सकती है। इवन कि मिस्ट का सिचुएशन हो, फॉगी सिचुएशन हो, या काफ़ी धुंध लगी हो, तब भी ये रेड कलर आसानी से अपीयर हो जाती है, दिखाई पड़ने लगती है। इसी कारण से क्या करते हैं, रेड कलर को एज अ वार्निंग सिग्नल यूज़ कर लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।